नमस्कार, मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, आपको नया विषय व्यवहार और व्यावहारिकता पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्योतिष दृष्टिकोण से बताना चाह रही हूँ। किसी का स्वभाव हमें किस तरह से पता चलता है, वही हमारा स्वभाव हमारे उद्गम होता है, हमारे को प्रेजेंट करने का, वही व्यवहार बाद में बन जाता है। यह हमारा लेवल बताता है कि हम किस लेवल के हैं। देखिए, कुछ लोग जानते हैं कि हमारा व्यवहार अलग है और हम किसी और तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यही बात हम लोग शेयर करने वाले हैं और इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि बेसिक रूप से हम नेचुरल ही प्रकट होते हैं। नमस्कार, मैं आपको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ती हूँ। मेरे साथ अजय शुक्ला जी जुड़े हैं, जो कि इनकी किताबें भी इसी तरह हमारे 12 भाव को बताती हैं और यही 12 भाव हम लोग इस सीरीज़ के रूप में चर्चा करेंगे। ज्योतिष में 12 भाव, इनकी 12 बुक्स, यही हमारा लेवल और हमारा सब कुछ है। बेसिक रूप से हम जान सकते हैं कि ये जन्म से ही नेचुरल ऐसा व्यक्ति है या बेसिकली कुछ वातावरण या कुछ कारण से इसका सारी चीज़ों में चेंज आ चुका है। इसको जानना हम ज्योतिष से देख सकते हैं। जब ज्योतिष जिस समय सूर्य हमारा जन्म होता है, जिस समय सूर्य जिस लग्न में होता है, वो हमारी लग्न होती है, वही हमारा व्यवहार होता है। यह टाइम बियोंग नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग आपका व्यवहार होता है और यही व्यवहार आगे चल के हमें लग्न के रूप में हमारे फिजिकल लेवल को बताता है और यही मेंटल लेवल को भी बताता है। इस तरह हम जान सकते हैं। आज का आपने रखा हुआ है और निश्चित तौर पर जो बात आपने कही वो बड़ी गंभीर भी है कि व्यवहार को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और व्यवहार को लेके सभी इंसान एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी रखते हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनका स्वयं का व्यवहार तो जो भी कुछ है वो सब कुछ उनके ऊपर निर्धारित होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनसे जितने लोग जुड़े या उनके जितने भी लोग संपर्क या संबंध में आए वो सब उनसे अच्छा व्यवहार करें। तो एक जो अच्छा व्यवहार करने की मनसा होती है या मिथक कह सकते हैं या जो अपेक्षाएं होती हैं, वो एक इंसान के ऊपर इतना दबाव डाल देती हैं आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से। वो व्यक्ति जो कुछ भी अपने व्यवहार के द्वारा दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता है या होना चाहता है, तो कई बार वह बाह्य और आंतरिक दबाव के कारण इतना प्रेशर में आ जाता है कि वहाँ एक अच्छे व्यवहार की जो अपेक्षा थी उसकी बजाय उसके जीवन में कुछ ऐसा व्यवहार प्रतिपादित हो जाता है जिसमें बहुत अधिक दबाव भी होता है और बहुत अधिक तनाव भी होता है और उसको लेके वह परेशान रहता भी है। और कई बार आदर्श व्यवहार की मनसा से जो कुछ भी वो अपने जीवन में करना चाहता है, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो या कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से हो, वो सबके बीच में एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है और कई बार चाहते हुए भी, ज्ञान की उपस्थिति होने के बावजूद भी, समझ अच्छी होने के बावजूद भी वह कुछ अपने बौद्धिक स्तर से जो कुछ भी करना चाहता है वह नहीं कर पाता है और अंततोगत्वा एक उसके अंतर मन में सूक्ष्म पश्चाताप होता है कि कोई बात नहीं, ये अवसर या ये परिस्थिति अभी निकल गई, अभी आने वाले समय में मैं कुछ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करूंगा। तो यह जो ऊहापोह उसके मन में व्यक्ति के रहती है और एक द्वंद्व रहता है, वो अपने व्यवहार के अंतर्गत इसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी करता रहता है। उसको लगता है कि जो कुछ भी मेरा व्यवहार सामने वाला रीड कर रहा है या उसको वो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसके हिसाब से जो उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया है, आलोचना या समालोचना है या संवाद की जो आगे स्थिति बन रही है, उसका भी एक वो अनुमान लगाता है और कई बार सामने वाले के किसी निष्कर्ष के बावजूद भी वह तय कर लेता है कि कहीं ना कहीं भूल या चूक हो गई या सामने वालों को कोई बात मेरी बुरी लग गई और मैं उसमें प्रयास करता हूं कि उसमें कुछ परिवर्तन में कर सकूंगा आगे चल के। और उस समय वह अपने आप को विड्रावल के रूप में एक छोटा सा शब्द जिसको वो कहने का प्रयास करता है कि इफ यू डोंट माइंड, या आप मेरी बात पर बुरा मत मानना, मेरे कहने का आशय यह नहीं था। तो एक मूल्यांकन यह भी निकल के आता है कि जब आप कह भी रहे हैं और आपको ये भी कहना पड़ रहा है कि मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, यह था, इसका मतलब आप किस प्रकार के व्यवहार को सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आपके ही कथन को
आप एक द्वंद के साथ स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, और कहने का मतलब बताने के लिए कितनी बार आपको समय दिया जाएगा ताकि आप अपनी वाणी से या अपने कर्म से अपने आप को सुधार करके सामने वाले के सामने या स्वयं के सामने बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से रख पाएंगे। जी जी, आपकी बात समझ में आई है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम ज्योतिष में अपने आप को कैसे देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने व्यवहार को किसी किसी कारणों से चेंज करते हैं, चाहे उन्हें कार्यक्षेत्र में बदलना हो, चाहे उन्हें वातावरण के कारण चेंज करना हो, चाहे वह अपने आप को बैलेंस नहीं बना पाते हैं तब भी ऐसा करते हैं। जैसे लग्न हमारा फिजिकल बॉडी है, मून हमारा मन है। मन से हम यहाँ सुदर्शन चक्र से इसे देख सकते हैं कि हम लग्न से अपने नेचुरल कैसे हैं, मून से हमारा मन कैसे बार बार चेंज हो सकता है अप एंड डाउन्स में अपने मेंटल लेवल को। वहीं पर हम लोग सूर्य कुंडली से ये देखते हैं कि यह आत्मा, ये साउल किस काम के लिए बेसिकली आई है, वो अपना चेंज नेचर में कैसे और क्यों करेगी, जिसके कारण से उसे इस पृथ्वी लोक में अपने को एक्सपोज करना है। तो यहाँ पर एक्सपोज के लिए हम लोग देखते हैं 9th हाउस, और हमारा क्रिएशन जो होता है वो 5th हाउस से होता है, 5वां स्थान होता है। तो यहाँ पर हमारा लग्न, हमारा पंचम और नवम, जो कि हमारी मूल रूप से हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं और दिखा पाते हैं कि हम किस तरह से समाज में व्यवहार करेंगे। यहाँ पर यह भी देखना ज़रूरी होता है कि व्यक्ति आपके सामने आएगा तो किस तरह से आएगा, वो तर्क करेगा कि कुतर्क करके आपको काट देगा और अपने आप को सिद्ध करेगा। हम लोग ज्योतिष में इसमें दूसरा भाव देखते हैं। दूसरा भाव से हम देखते हैं व्यक्ति किस तरह से तर्क करके अपने आप को स्थापित कर देगा, 12वें भाव से वह काट कर सिद्ध करेगा। जहाँ सप्तम स्थान हम लोगों का जो कुंडली में होता है वह तराजू की तरह तौलने का काम करता है कि वह अपने आप को, अपने एक्सपोज को कितना बैलेंस करेगा, कितना नहीं कर पाएगा, किस तरह चेंज करेगा, किस तरह अपने को, अपने टैलेंट को दिखाकर वो हम लोगों से संपर्क करेगा। वहीं पर देखिए रसों का भी काम इसमें होता है, जिसमें कि पंचम स्थान में रसों का प्रभाव होता है। 9 रस होते हैं जो कि हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। श्रृंगार, वीर, हास्य, करुणा, रौद्र, भयानक, विवश, अद्भुत, शांत। इन रसों के द्वारा ही हम अपने आप को, अपने स्वभाव को चेंज कर लेते हैं। तो यह रस तो हमेशा बनते रहते हैं और यह बॉडी का काम भी है। अब इन रसों का उत्पादन किस तरह होगा, यह आप कैसे जानते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं कि अपने को यह जो क्रिएटिविटी लाएगा वह अप्लाई कैसे करेगा और उसको एक्सपोज कैसे करेगा, यह हम लोग ज्योतिष में देखते हैं। निश्चित है आप भी इस पर हम लोगों को कुछ बताइए कि मनोवैज्ञानिक लेवल पर यह कैसे अपने को बैलेंस करेगा और किस तरह से सामने आएगा और किस तरह से इसमें ठीक करने की गुंजाइश है। अगला मैं बताऊंगी कि किस तरह के लोग हम लोग ज्योतिष में देखते हैं और किस तरह से अपने को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि स्वांग करने वाले मदारी होते हैं, मैजिशियन होते हैं, विदुषिक होते हैं, कलाकार होते हैं, हाथ की सफाई भी करते हैं और साथ ही साथ अपने को चेंज कर लेते हैं। वहीं ढोंगी और स्वार्थी लोग होते हैं जो इमोशन का दोहन करते हैं ठग विद्या द्वारा, छलिया द्वारा। क्योंकि पहले वाले लोग अपने काम के कारण करते हैं, पर दूसरे लोग अपने आप को इमोशन का दोहन करते हैं सामने वाले का। कई जोशी होते हैं, कई आध्यात्मिक गुरु होते हैं, कई इस तरह के लोग भी देखे हैं। वहीं कपटी और षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, विध्वंसकारी होते हैं, कुटिल नीति होती है, अपने आप का उपयोग भी कर देते हैं। मानव बम के रूप में हम इनको देख सकते हैं। कुछ लोग हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा परोपकारी होते हैं, समाज सेवा में आते हैं, इनमें रणनीति आ जाती है तो ये राजनीति में कूद जाते हैं और यह लोग परोपकार के नाम से भी आज शोषण करते हैं, जैसा कि आप बृहद रूप से देख सकते हैं। देखिए आप आगे व्यक्ति के चर्चा करिए। स्वभावगत विशेषताओं को जब हम देखने की बात करते हैं तो वह एक इंसान जब अपने व्यवहार को प्रतिपादित करने का प्रयास करता है तो उसमें निश्चित तौर पर परिस्थिति जन्य भी हो सकते हैं। कई बार उसको एक तत्परता के साथ में या व्यग्रता के साथ में, कुल मिला के एक व्यक्ति के व्यवहार में इन 9 रसों का समावेश किसी न किसी रूप में, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो या बृहद रूप से हो, वो आपको दिखाई देगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी को अपनी बात किसी व्यक्ति के सामने रखनी है
तो आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन में भी, वे ऑफ एक्सप्रेशन में भी जब आपने कहा कि आत्मा की शुद्धि, तो हम लोग उसको इस रूप में देखते हैं कि अगर हृदय निर्मल है तो वहां विचारों में स्पष्टता होगी। अब हृदय की निर्मलता ही विचार की स्पष्टता का कारण है, ये आप बहुत अच्छे से स्वीकार कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब कोई व्यवहार अपने समक्ष अपने छोटों से या अपने बड़ों से या विविध लोगों से करने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों एक साथ आपको दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि रिटन कम्युनिकेशन के लिए लिख के देना ही पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा लिखा जा रहा है या सोचा या समझा जा रहा है, वो एक साथ जब कहीं ना कहीं एक्सप्लोर होगा या एक्सपोज होगा, तो आप देखेंगे कि उसमें मन, बुद्धि, संस्कार तीनों काम करेंगे। कई बार जहां मन ये कहेगा कि हमें आज के समय में बहुत चालाक होकर अपने जीवन को गतिशील करना चाहिए, वहीं बुद्धि आपको मदद करेगी कि नहीं, उस चालाकी से ज्यादा महत्वपूर्ण तो समझदारी है। और वही संस्कार अगर हमारे सामने आ जाते हैं, तो संस्कार हमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि मेरे खुद के संस्कार या माता पिता से मिले हुए विरासत में संस्कार जो अत्यधिक मूल्य परक हैं, तो वो इंसान उन मूल्यों का ध्यान भी रखेगा। अब देखिए, 3 शब्द हो गए। एक हो गया, मन ने कहा कि चालाकीपूर्ण व्यवहार, क्योंकि समाज में आज जो आपके साथ व्यवहार हो रहा है उसका प्रत्युत्तर इसी के माध्यम से दिया जाएगा। बुद्धि कहेगी कि नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा आनंद है, बहुत हम कूल और रिलैक्स होकर अपना काम कर सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है कि हम समझदारी पूर्ण तरीके से कार्य करें। जिनको चालाकी करनी होगी वो बहुत उठा पटक करेंगे, अर्थात उसमें कई बार उनको रौद्र रस का उपयोग करना पड़ेगा, कई बार मनो विकारों से वो ग्रसित होकर व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि बुद्धि तो हमेशा ही मदद करती है कि हम समझदारी पूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि इसमें कोई छल कपट की बात ही नहीं है। लेकिन मन की चंचलता के कारण जो इनपुट व्यक्ति को मिल रहा है, जो भी उसने समाज से इकट्ठा किया है, और उसमें अगर बहुतायत मात्रा में चालाकी है, तो वहां पर चालाकी और समझदारी के बीच में द्वंद्व रहेगा। लेकिन अगर उसके पास मूल्यपरक संस्कार हैं, अच्छे मानवीय मूल्य हैं, संवेदनशीलता है जीवन की, तो वो संस्कार मन और बुद्धि दोनों पर हावी हो जाएंगे और आप देखेंगे कि वहां बहुत संस्कारित स्वरूप में व्यवहार प्रतिपादित होने लगेगा और आप वहां जुड़ जाएंगे उस इंसान से और बोलेंगे कि क्या मन बुद्धि दोनों आपकी मदद नहीं करते हैं और हर समय आपके अच्छे संस्कार आपके सामने आ जाते हैं और उस व्यवहार को आप प्रतिपादित करते हैं। और वही व्यवहार जो आपने कहा कि अंत में एक व्यवहारिकता के स्वरूप में आ जाते हैं और वहां आप जुड़ना चाहते हैं, वहां संबंध रखना चाहते हैं, वहां आपको बाध्यतापूर्ण जोड़ना नहीं होता है। देखिए, बाध्यतापूर्ण जोड़ने में औपचारिकता हावी हो सकती है, फॉर्मेलिटीज बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन आप बहुत दिन से फोन कॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जो अंतःकरण से संवाद हो रहा है, वो जो आत्मा से बातचीत हो रही है, आप कितनी भी दूर बैठे हैं, कितने भी दिनों से अपने मित्र से या अपने परिवार में लोगों से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो आत्म संवाद की स्थिति है वो इतनी प्रबल और इतनी सहज और इतनी उन्मुक्त होती है कि बिना किसी संसाधन के भी आप सहजता से अपने प्रश्न भी कर रहे हैं, आपको उत्तर भी मिल रहा है, वहां से भी प्रश्न हो रहा है और आप उसका उत्तर दे रहे हैं। में उस ये जीवन की वो व्यवहारिकता है जो कई बार शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। जी, जैसा कि आपने बताया है, मैं एक छोटे से उदाहरण से इस चीज को रखूंगी कि सिंह राशि का व्यक्ति है और उसका पंचम भाव में सूर्य है। सूर्य आत्मा का कारक है और वहीं पर धनु राशि नवम में होती है। तो वह व्यक्ति सामने से जैसा दिखाई देगा वैसा वो नहीं होगा। वो कोशिश तो करेगा आपको भटकाने की, अपने हाव भाव से आपको इम्प्रेस करने की, पर अंदर से वो वैसा ही नेचुरल होगा और कुछ देर बाद वह अपने आप को चेंज कर लेगा। जहाँ हम बात कर रहे थे, यहाँ साधु तरह के भी लोग दिखाई देते हैं। साधु बहुत सरल होते हैं, वह सबसे मिलना जुलना पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं, वह समाज से परे रहना पसंद करते हैं। वहीं पर संत होते हैं जो कि हमने देखे हैं कि बहुत टिपिकल भी होते हैं, दंडी स्वामी के रूप में होते हैं, कई गांठें होती हैं उनकी, और वह अपने आप को इतना ज़्यादा क्रिटिकल बना लेते हैं कि हम उनके व्यवहार को चेंज ही नहीं कर सकते हैं। एक आखिरी होते हैं अघोरी टाइप के लोग जो कि
जटिलता का सबसे बृहद रूप है और जटिलता के बाद वह सरल होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है उन्हें शिव के रूप में हम समझ सकते हैं। वह भावों से जटिल हैं परंतु उनके अंदर बहुत निर्मलता होती है, बहुत शांत होते हैं परंतु दिखते ऐसे हैं। तो देखिए ये सभी अपने को चेंज एक्सपोज इसलिए करते हैं, उन्हें व्यवहार में अपने आप को रखना होता है। इनको हम ग्रहों से जोड़ते जाते हैं तो उनके क्रिएशन या बहुप्रतिभा टैलेंट के रूप में नेचर में चेंज होके हमें दिखाई देती है। यह चीज़ ही पे हम लोग अपनी कुंडली को देख के उसके बारे में जानते हैं या खुद के बारे में खुद को वह बदलने का प्रयास भी कर सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। हम इसे अंक ज्योतिष से भी देख सकते हैं। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ 27 है तो 9 है, 21 है तो 3 है। तो देखिए जिस तरह के लोग हैं उनके अनुसार भी हम देख सकते हैं कि उनके अंदर किस तरह का एलिमेंट है, किस तरह के तत्व हैं, किस तरह का ग्रह कार्य कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा है कि 1 अंक वाले सूर्य का उनकी आत्मा प्योर होती है, 2 अंक वाले मैजिशियन भी होते हैं और ग्लैमर में भी रहते हैं, हीरो हीरोइन को अप्लाई कर लेते हैं। तीसरे होते हैं जो मीडिया के क्षेत्र में भी होते हैं और अपने आप को एक्सपोज करते हैं बातों के द्वारा, कॉपी पेस्ट के द्वारा। इस तरह के लोग भी देखे हैं। कर्क राशि बड़ी सेंसिटिव होती है और 4 अंक भी माना है, राहु का भी माना है। तो ऐसे लोग बहुत छलिया होते हैं, अपने आप को बहुत विकट रूप में प्रदर्शित करते हैं और हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। 5 अंक यूनिवर्सल होता है, तो इन सबसे मेल जोल करने के लिए अपने व्यवहार को बदलना सीख जाते हैं। 6 अंक फिर से हमने देखा है कि ऐसे लोग अपने आप को एक वर्ल्ड के रूप में स्थापित करते हैं, अपनी पोशाक, अपने रहन सहन, सारी चीज़ों को चेंज करके आते हैं। 7 अंक जो होता है वह केतु का होता है। ऐसे लोग बड़े क्रिटिकल होते हैं परंतु आत्मा से बहुत अंतर्ज्ञान होता है और काफ़ी सरल भी होते हैं। 8 अंक शनि का है, न्यायप्रिय होते हैं परंतु इनके अंदर चाणक्य जैसी बुद्धि भी होती है और यह अपने को बहुत गहरे रूप में रखते हैं, सामने एक्सपोज नहीं करते हैं। वहीं पे 9 अंक मंगल का माना है। 9 अंक वाले अपने को जैसे हैं वैसे ही एक्सपोज करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे सेनापति होता है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप को उसी तरह रख देगा, उसी तरह से अपने आप को एक्सपोज करेगा। बाकी उसे कोई मतलब नहीं कि सामने वाले के सेंटिमेंटल कैसे हैं। वो किसी का दोहन तो नहीं करना चाहेगा पर स्थापित जरूर करेगा। इसको भी आप समझिए। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने को चेंज करने के लिए अंक ज्योतिष भी आपकी हेल्प करेगा। और इसी तरह से राशियाँ भी होती हैं जो बताती हैं किसी के नेचर के बारे में। जैसे कि मेष सामने से बताएगा, वृष कुढ़ते रहेंगे और मिथुन शर्मीले होंगे और कर्क राशि बहुत सेंसिटिव होगी और सिंह राशि बहुत केयरिंग होगी, लविंग होगी और कन्या राशि डिप्लोमेट्स होगी और 7th यानी तुला राशि डिसबैलेंस होगी और वृश्चिक बहुत गहरे होंगे और रिएक्ट करेंगे कभी कभी और धनु राशि गंभीर होगी परंतु अपने लक्ष्य पर फोकस होके आपका व्यवहार करेगी। मकर बहुत डीप होंगे और बहुत बैलेंस होंगे और कुंभ बहुत अंतरात्मा से गहरे नेचर के और स्वभाव के होंगे। मीन राशि भावुकता से समुद्र रूपी परंतु ये कभी कभी बहुत सनकी हो जाते हैं, अति कठिन स्वभाव इनका हो जाता है जो कि ये खुद भी नहीं समझते इनने कैसे अपने को चेंज कर लिया है। तो इस बातों को ध्यान रख के हम राशि और अंक ज्योतिष को देख सकते हैं और ऐसे लोगों को चेंज करना आना चाहिए खुद को और खुद के व्यवहार को वातावरण के अनुसार बदल सकते हैं परंतु इन्हें अपने मूल प्रगति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही उनके आगे बढ़ने का सहारा हो सकती है। तो इस बात को आप किस तरह लेते हैं और किस तरह से देखते हैं, अपने नेचर को ये किस तरह चेंज कर सकते हैं, आप इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर बताइए कि 1, 5, 9 भाव जहाँ जुड़ते हैं तो उनकी व्यक्ति की क्रिएशन अलग अलग तरह का हो जाता है और वह अपने आप को किस तरह बैलेंस बनाए, किस तरह अपने को रखें और किस तरह से अपने में सुधार लाएं। तो यह व्यवहार ज्योतिष या कह सकते हैं कि आपका मनोविज्ञान इस पर क्या दर्शन देगा, क्या बताएगा और किस तरह ये लोग अपने को एक्सपोज करके रख सकते हैं समाज के अंदर। इसी के साथ आप इसको और डिस्क्राइब करिए क्योंकि निगेटिव भाव भी जुड़ जाते हैं। 8 भाव जुड़ेगा, आपका कपटी हो जाएगा, व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए लोभी हो जाएगा।
इस तरह से करता है वो, और अपने आप को, अपने रूप को बदल बदल के स्वभाव बहुत में अच्छी आपने सामने बात आना की शुरू कि करता है। नेचर ने ही हमको एक बहुत नेचुरल नेचर दिया है, जिसे हम नैसर्गिक व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार और व्यवहारिकता के बीच में जब हम अंतराल करने का प्रयास करते हैं तो हमें देखने में आता है, जैसे कुछ उदाहरण भी आपने दिए, बड़े व्यवहारिक और सटीक उदाहरण है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुंच गया। लेकिन जब इसके मूल में जाने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि व्यवहार या सिद्धांत, कई बार व्यवहार को हम सिद्धांत भी बोल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जहां सुमत तहां संपत नाना। अब जहां सुमत तहां संपत नाना, इसके बाद भी रामचरितमानस में पूरी चौपाई है, लेकिन इसको हम सिद्धांत रूप से वहां से निकालने का प्रयास करेंगे तो जहां सुमत तहां संपत नाना अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवहार है। और जब इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो व्यवहारिकता में क्या होगा कि हम उन स्थानों पर जाने का प्रयास करें जहां हमें अच्छी सुमति या बुद्धि मिलेगी, तो वहां हमारी अपने आप में संपत्ति से यहाँ अर्थ है कि बौद्धिक संपदा की वृद्धि होगी, हमारी समझ के अंदर एक परिपक्वता आएगी। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें लगता है कि उसी रामचरितमानस को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके गूढ़ रहस्यों से कई बार वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस व्यवहार को जीने का प्रयास करना चाहते हैं हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहां जो सच्चाई लिखी हुई है, वहां एक सच्चाई ये भी लिखी हुई है कि सिया राम में सब जग जानी। अब सिया राम में सब जग जानी, इसके बाद भी वो बात बची हुई है, उसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। लेकिन सिया राम में सब जग जानी ये एक व्यवहार है, लेकिन जब इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इतनी उच्चता आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगी कि जब पूरे समाज और पूरे संसार को आपने सिया और राम मान लिया तो शेष बचा क्या। तो यहाँ पर व्यवहार और व्यवहारिकता के बीच में एक सकारात्मक सहसंबंध बन जाएगा और आपसे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पीच में 3-4 बातें कहने का प्रयास किया जाता है और उसमें तालियां बज जाती हैं, लेकिन कभी भी वो सिद्धांत और व्यवहार शुरू में आपको प्रवचन में नहीं मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मुझे कहना हो कि सर्वधर्म समभाव, अब ये मैंने कब कहा, जब प्रवचन का अंत हो गया, वहां तालियां बज गई कि भाई कितने महान व्यक्ति हैं। लेकिन अगर सर्वधर्म समभाव से हम शुरू करते या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमने बोल दिया और लोगों की फीडबैक हमने अपने पक्ष में ले ली, तो वहां भी अगर हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से आरंभ करते तो शायद किसी गहराई में जा सकते थे। आपने सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल दिया, वहां भी आपको लगा कितना बड़ा मंत्र आपने बोल दिया, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यहां से आपने आरंभ क्यों नहीं किया। तो कहने का अर्थ कि कुछ सिद्धांत से लोगों को लोकप्रियता मिलती है। या आपने अपने स्पीच में बोल दिया वसुधैव कुटुम्बकम। अब प्रश्न उठता है कि वसुधैव कुटुम्बकम अगर पूरे जीवन पर्यंत 100 साल तक आप अंत में ही बोलते रहे तो अपने जीवन में आरंभ कहां से होगा। तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था जितने भी सूत्र वाक्य हैं ये केवल एक स्पीच में अपनी महिमा और गरिमा के स्वरूप के लिए नहीं, बल्कि उसके विश्लेषणात्मक अध्ययन, उसमें जीवन जीने की जब आप कोशिश करते हैं, पैरवी करते हैं, अपने आप को लगाते हैं, संलग्न करते हैं, या ऐसा मान के चलते हैं कि इसके मूलभूत सिद्धांत के साथ साथ में हम व्यवहार पर भी काम करेंगे। जैसे आपने कहा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समाधान क्या हो सकता है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक पूरी दुनिया में मास्लो हुए हैं और उनकी एक थ्योरी है कि आप अगर अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो मनोविज्ञान के 3 बड़े सिद्धांतों को स्वीकार कर लीजिए। अब सिद्धांत क्या है, तो वो कहते हैं कि पहला सिद्धांत है कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लो। अब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लो, और दूसरा सिद्धांत क्या है, तो इसमें आपको सोशल सिक्योरिटी, माने बेसिक नीड पूरी हो गई तो सोशल सिक्योरिटी आप अपनी पूरी कर लें। अब तीसरा सिद्धांत क्या बताया उन्होंने, कहा कि आत्मसंतुष्टि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब मैंने सिद्धांत को पढ़ लिया, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ने और समझने और इसको व्यवहारिकता में लाने का प्रयास किया तो इस सिद्धांत को उल्टा कर दिया। क्यों उल्टा किया कि मास्लो किस देश से पैदा हुए, अमेरिका में पैदा हुए, किस समाज के बीच में रहे, भौतिकवादी समाज के बीच में रहे। उन्होंने कहा कि अगर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति कर लेगा, सोशल सिक्योरिटी की अपनी पूरी कर लेगा, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जा सकता है। भारतीय सिद्धांत क्या था, भारतीयता का सिद्धांत क्या था, यहाँ का सिद्धांत ये था कि पूत सपूत को क्या धन संचय और पूत कपूत को क्या धन संचय। अब आपने ये अभी क्या हुआ कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच में विरोधाभासी जीवन है। अब विरोधाभासी जीवन अगर होगा
तो फिर आपको जीवन भर तनाव प्रबंधन की कक्षाएं लेनी पड़ेंगी और आप अपना तनाव कभी कम नहीं कर पाएंगे। तो तनाव प्रबंधन से पहले तनाव ही नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना जो विरोधाभासी जीवन है उससे को समाप्त करना पड़ेगा। अगर आपने विरोधाभासी जीवन समाप्त कर लिया तो तनाव होगा ही नहीं, तो तनाव प्रबंधन पर अलग से क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय परिदृश्य में जब मैंने एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते इन चीजों पर काम करना शुरू किया तो उस पूरे त्रिभुज को उल्टा कर दिया। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले भारतीय दर्शन कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। अगर आपको आत्म अनुभूति हो गई तो मूलभूत आवश्यकताएं और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं अपने आप समाज पूरी कर देगा। लेकिन आप सोचेंगे ये दो पूरा हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि ये जीवन तो आपका निकल ही जाएगा, क्योंकि इतना टिपिकल, इतना कष्टकारक हो गया है। क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने में अगर संतुष्टि का कंपोनेंट आपने अपने जीवन में नहीं लाया तो आप क्या करेंगे कि एक ही पक्ष पे काम करेंगे और आप जीवन भर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतुष्टता परचेजिंग प्रोसेस में नहीं आता है कि मैं संतुष्टता को खरीद के ले आऊंगा। संतुष्ट होना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा। तो जब हम जीते हैं, होते हैं, तो वहां जीवन की व्यवहारिकता होती है और वही निसर्ग ने, प्रकृति ने हमको दी है, जो हमें नेचुरल करती है और उस व्यवहारिकता को अपनाने पर बल देती है। जी देखिए, इस तरह हम अपने व्यवहार को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। यही उद्देश्य था इस वातावरण, इस समय जो चेंज हो रहा है, हम अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं। हम अपने नेचर को नहीं छोड़ें, अपनी मूल प्रगति को, अपने जीन्स को डिकोड नहीं करें, गलत कामों की ओर हम नहीं जाएं। और यही एक इसका उद्देश्य है। और अपने नेचर को हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर परखें और ज्योतिष स्तर पर भी जानें कि हमारा नेचर क्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह उद्देश्य इसीलिए था। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका जुड़ने का, आपके अपने विचारों का। धन्यवाद अजय शुक्ला जी।